हेलो, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जो कि है आपका प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में आपको सबसे पहले बता दूं कि आज फिर से जो प्रश्नोत्तरी बेस्ड होगी वो 4 ऑप्शंस पर होगी। 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू चूज द राइट आंसर और द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन विच इज formerly known as Prashnottari. Our first question, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारत संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था और आपको बताना है कि कौन सा संशोधन किया गया था। उद्देशिका में जो संशोधन हुआ था वो चौथा संशोधन था, 24वां संशोधन, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन या फिर 17वें संशोधन के द्वारा। आपको इसका आंसर देना। आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं और इसका आंसर है 24वें संशोधन के द्वारा। अगला जो आपका प्रश्न है वो है स्वतंत्र भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए है विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी है जेम्स फोर्ड। आपको इसमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो है स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। आपके पास 4 ऑप्शन है। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। अगला आपका प्रश्न है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। एक बार फिर से प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करने हैं। जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। और आपके इस तीसरे प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए जो कि है आपका आयरिश गणतंत्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। कहने का मतलब भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में कोई इसमें से एक लक्षण है जो कि समान रूप से पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए एक ही नागरिकता, बी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, सी संविधान की 3 सूचियां और ऑप्शन डी है न्यायपालिका की वैधता। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या है और आपका सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला आपका प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 110 110, अनुच्छेद 103 103, अनुच्छेद 109 109 और अनुच्छेद 85 85। आपको सही आंसर बताना है और इसका आपका सही आंसर है अनुच्छेद 110 मीन्स आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110।
अगला आपका प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और यह है बताना है कि जो मंत्रिमंडल शब्द है उसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है। अनुच्छेद 353 में, अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 352 में या फिर अनुच्छेद 76 में। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको इसका सही एवं सटीक आंसर बताना है। और इसका आपका सही आंसर है अनुच्छेद 352 में 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 48 का। आपका दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51। आपका तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 43 का, और आपका चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 41 मीन्स 41। इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर आपका सही है, आपको उसी सही आंसर को सेलेक्ट करना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा आप लोग। बिकॉज ड्यू टू अ पुअर नेटवर्क कनेक्शन वी आर नॉट कमिंग लाइव in today's scenario, so we will make a proper arrangement, so we will continue all live classes. Please comment into the comment box। और इसका आपका आंसर है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 51 ही वो अनुच्छेद है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई। अगला आपका प्रश्न है जो कि है हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको, निम्न में से किसको प्रदान किया गया है। और आपके ऑप्शन है माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न इन्हीं मूल अधिकार को आगे जोड़ते हुए मूल अधिकार से प्रश्न है आपका, भारत में निम्न में से जो मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है वह है। कहने का मतलब ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है वो है अनुच्छेद 25 में उल्लिखित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समता का अधिकार, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, भारत के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में नागरिकों को प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो स्वतंत्रता निहित नहीं है वह है। कहने का मतलब क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में नागरिकों को प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो स्वतंत्रता निहित नहीं है वो है।
ऑप्शन ए है प्रचार एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है न्यायालय की अवमानना की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है आकाशवाणी व दूरदर्शन के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है आपका सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों व प्रदर्शनों की स्वतंत्रता। Please keep the right answer and comment in the comment box and choose your selective answer which is right for the suitable questions. So the answer of the question is option B, न्यायालय की अवमानना की स्वतंत्रता, जो कि आपकी प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित नहीं है। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान में निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। भारतीय संविधान में निम्नोक्त में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। आपका आंसर है मूल अधिकार, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना, तीसरा ऑप्शन है सातवीं तालिका और चौथा ऑप्शन है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसका सही आंसर है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी 14 वर्षों तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी निजी संपत्ति की समाप्ति और ऑप्शन नंबर डी है गोवध निषेध। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। प्लीज सेलेक्ट द राइट आंसर। सही ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आप लोग के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आपको लूसेंट के सभी क्वेश्चनों का एक ही जगह पे सारांश मिले, सभी प्रश्नोत्तर मिले। आपको कोई भी किताब खोलने की आवश्यकता नहीं है, सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे और सही एवं सुचारू एवं सुसंगठित सुव्यवस्थित प्रश्न मिलेंगे जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, उसमें ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है निजी संपत्ति की समाप्ति। ये राज्य की नीति निर्देशक का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। ए 5, बी 4, सी 2 और डी 3। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और इसका सही आंसर है आपका बी जो कि है 4 के रूप में जोड़ी गई थी। अगला है आपका प्रश्न राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। ऑप्शन है आपके उनके राजस्व के अनुपात के स्थान में, उनके क्षेत्रफल के अनुपात के स्थान में, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। आपको आंसर बताना है, बताइए सही आंसर क्या है। और इसका आपका जो सही आंसर है वो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है और इसका ऑप्शन है आपका उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। 4 आपके ऑप्शन है, इसमें से आपको चूज करना है सही ऑप्शन कौन सा है और इसका आपका सही आंसर है राष्ट्रपति, जो कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अगला आपका प्रश्न है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए है आपका प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति।
राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? और इसका आंसर है आपका उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, मीन्स कितने दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है आपका 6 माह के लिए, दूसरा ऑप्शन है आपका 3 वर्ष के लिए, तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए, चौथा ऑप्शन है 1 वर्ष के लिए। और इसका सही आंसर है आपका 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया। ए, न्यायपालिका की तानाशाही को रोकने हेतु, बी, न्याय में दया का पुट भरने हेतु, सी, अपराधी के दंड को कम करने हेतु, या फिर डी, संविधान की व्याख्या करने हेतु। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा आप लोग। और इसका सही आंसर है न्याय में दया का पुट भरने हेतु, जो कि है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघ के राज्यों में संकट काल की घोषणा कौन करता है? भारतीय संघ के राज्यों में संकट काल की घोषणा कौन करता है? ए आपका है मुख्यमंत्री, बी आपका प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, या फिर राज्यपाल। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका राष्ट्रपति। भारतीय संघ के राज्यों के संकट काल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित है? भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन बी, संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन सी, केवल राज्यसभा में, या फिर ऑप्शन डी, केवल लोकसभा में। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, केवल राज्यसभा में। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, भारत का प्रधानमंत्री अत्यधिक दुर्बल हो जाता है यदि, भारत का प्रधानमंत्री अत्यधिक दुर्बल हो जाता है यदि, ऑप्शन ए है आपके, संसद में किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, बी, शासन दल को राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, सी, भारत में शासक दल कमजोर हो, डी, जब शासक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, जब शासक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। अगला आपका जो प्रश्न है वो है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति में के पूर्व भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या है? ए, राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार, बी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, सी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, डी, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की सलाह पर। और इसका सही आंसर है आपका राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला आपका प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? ए, भारत के प्रधानमंत्री को, बी, संसदीय कार्य मंत्री को, सी, भारत के राष्ट्रपति को, या फिर डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है आपका, गरीब पीड़ित अनपढ़ व्यक्तियों को, गरीब पीड़ित अनपढ़ व्यक्तियों को सख्त शीघ्र न्याय और राहत दिलाने की न्यायपालिका की संविधानेतर शक्ति है। ए, न्यायिक पुनरावलोकन, बी, मूल अधिकारों का संरक्षण, सी, न्यायिक सक्रियता, डी, अपीलीय क्षेत्राधिकार।
और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है न्यायिक सक्रियता। अगला प्रश्न है आपका, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? सलाह कौन देता है कानूनी विषय पर राज्य सरकार को? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल, महान न्यायाधिकर्ता, महान न्यायवादी। और इसका आंसर है आपका एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी महालेखा नियंत्रक, अध्यक्ष वित्त आयोग या फिर वित्त सचिव। और इसका सही आंसर है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री या फिर डी अध्यक्ष योजना आयोग। आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जो कि है आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1919 में जो कानून निर्मित किया गया था उसके अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु क्या है? आपके ऑप्शन है 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष। और इसका सही आंसर है आपका 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका, भारतीय राजनीति को दूषित करने में सर्वाधिक शक्तिशाली तथ्य है। भारतीय राजनीति को दूषित करने में सर्वाधिक शक्तिशाली तथ्य है। ए व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, बी आयाराम गयाराम, सी आपका हमारा प्रजातंत्र और डी सभी। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका आयाराम गयाराम। अगला प्रश्न है आपका, दल बदल कानून बाबत ठोस कार्य सर्वप्रथम किसने किया? दल बदल कानून बाबत सर्वाधिक ठोस कार्य सर्वप्रथम किसने किया? ए लाल बहादुर शास्त्री ने, बी अटल बिहारी वाजपेयी ने, सी महात्मा गांधी ने या फिर डी राजीव गांधी ने। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका राजीव गांधी। अगला प्रश्न जो आप लोग के सामने आ रहा है वो राजीव गांधी जी से संबंधित है। राजीव गांधी के शासन में बने दल बदल कानून में दल बदल का क्या अर्थ है? राजीव गांधी जी के शासन में बने दल बदल के कानून में दल बदल का क्या अर्थ है? एक तिहाई सदस्यों से कम का दल छोड़ना, आधे से अधिक सदस्यों का दल छोड़ना, 3/4 सदस्यों का दल छोड़ना या फिर 2/3 सदस्यों का दल छोड़ना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/3 सदस्यों से कम का दल छोड़ना। अगला प्रश्न है आपका, दल बदल कानून पर आखिरी व्यक्ति जिसके शासन में ठोस कार्य हुआ है। दल बदल कानून पर आखिरी व्यक्ति जिसके शासन में ठोस कार्य हुआ है वह है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, नए प्रस्तावित कानून के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार पहले से बड़ा होना या फिर छोटा होना? नए प्रस्तावित
कानून के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार पहले से बड़ा होना या छोटा, ए बराबर, बड़ा, छोटा, सभी गलत। चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? और इसका आंसर है बी, जो कि है बड़ा होना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूचियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। ए शिक्षा, बी कृषि, सी रक्षा या फिर डी पुलिस। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जो कि आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? ए सिंचाई, बी सुरक्षा, सी कृषि या फिर डी जेल। और इसका सही आंसर है बी, जो कि है आपका सुरक्षा। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? ए कृषि, बी सट्टेबाजी, सी मत्स्य या फिर डी बीमा। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? कृषि, सट्टेबाजी, मत्स्य या फिर बीमा। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका बीमा। अगला आपका प्रश्न है, भारत संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? कहने का मतलब संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है, मीन्स निर्देश दे सकती है? आर्टिकल 254, 256, 255 एंड 257। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो भी है आपका 256। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति इस संसदीय समिति की रिपोर्ट को चाहे समस्त प्रतिवेदन लागू कर सकता है, पूरी तरह से लागू करने के लिए बाध्य है, चाहे तो उसके किसी भाग को लागू कर सकता है, या दूसरा और तीसरा राष्ट्रपति के विवेकानुसार। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है आपका सेकेंड और थर्ड राष्ट्रपति के विवेका के अनुसार। मतलब पूरी तरह से लागू करने के लिए बाध्य है, चाहे उसके किसी भाग को लागू कर सकता है, राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार कोई भी निर्णय ले सकता है। अगला प्रश्न है आपका, किस भाषा की प्रसार वृद्धि कर भारत की मिली जुली संस्कृति का विकास संभव है? किस भाषा की प्रसार वृद्धि कर भारत की मिली जुली संस्कृति का विकास संभव है? ए संस्कृति, बी अंग्रेजी, सी हिंदी या फिर डी उर्दू। और इसका जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, जो कि है आपका हिंदी। अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ए ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, बी हथियारबंद विद्रोह के कारण के आधार पर, या फिर सी बाहरी आक्रमण के आधार पर, या फिर डी युद्ध के आधार पर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे फॉल्ट दिख रहा है, तो आप लोग कृपया इस क्वेश्चन को लेफ्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, भारत निर्माण योजना का संबंध है? ए पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम से, बी खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भरता से, या फिर सी अवस्थापना विकास से, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत निर्माण योजना। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका अवस्थापना विकास से। अगला आपका प्रश्न है जो कि है, राज्यपाल चाहे और कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य मनोनीत कर सकता है? ए
2, 3, 4 कितने, अगर कोई उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो फिर वो कितने एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य नियुक्त कर सकता है? 1, 2, 3, 4। और इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ए, 1, मतलब एक सदस्य निर्वाचित मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य विधानसभा का कार्य अधिकांशतः एक परिषद के समान है, परिषद के मुकाबले अधिक कारगर और पूर्ण है, परामर्शदाता का है, या इनमें से कोई नहीं? राज्य विधानसभा का कार्य, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिषद के मुकाबले अधिक कारगर एवं पूर्ण है। अगला आपका प्रश्न है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है ईसाई समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से, पारसी समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से। और इसका सही आंसर है आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग के समक्ष आ रहा है जो अगला प्रश्न वो है, राज्यपाल जिस अनुच्छेद के अंतर्गत विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करता है वह है अनुच्छेद 163, आर्टिकल 163, अनुच्छेद 162, आर्टिकल 162, अनुच्छेद 159, आर्टिकल 159 और अनुच्छेद 161, आर्टिकल 161। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका अनुच्छेद 163, आर्टिकल 163। अगला आपका प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? इसके आपके ऑप्शन हैं, भारत की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से, राज्य की संचित निधि से, या फिर राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात से, मेन हाफ दोनों से आएंगे। आपको सही ऑप्शन बताना है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका राज्य की संचित निधि से। अगला प्रश्न है आपका, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की देन है? मतलब जो आपका DVSP लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका, आयरलैंड। और इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका आयरलैंड। अगला जो आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे सरल प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, भारतीय संविधान की आत्मा है। संघीय व्यवस्था, नीति के निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या फिर प्रस्तावना। बहुत ही सरल, सहज एवं सुगम प्रश्न। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका प्रस्तावना, प्रेम्बल। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? इसके ऑप्शन आपके, श्रीमती जी दुर्गा बाई, दूसरा ऑप्शन है आपका नज़मा हेपतुल्ला, तीसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, या फिर चौथा ऑप्शन है विजयलक्ष्मी पंडित। और इसका सही आंसर है बी, नज़मा हेपतुल्ला, जो कि भारतीय संविधान की महिला सभा की महिला सदस्य नहीं थी। तो आज का जो ये प्रश्नोत्तरी का सेशन है उसको यहीं पे रोकते हुए मैं बस आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि बस अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए। जल्द से जल्द जो भी वैकेंसियाँ हैं वो क्लियर होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार के ऊपर लगातार जो दबाव बन रहा है उसके अनुसार जल्द ही वैकेंसी को क्लियर कराने की प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।